नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम वर्मा, फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट और कवियत्री। आज मैं अपना ऋतु संहार जो काव्य रूपांतरण है महाकवि कालिदास के महाकाव्य का, उसको मैं उन्हीं को समर्पित करने आई हूँ हिंदी की सरल और सरस भाषा में, जो कि सब उसे समझ सकें, उसके सारांश को, उसके भाव को आत्मसात कर सकें, उसे अनुभव कर सकें। और उसी में से, क्योंकि वर्षा ऋतु है, तो मैं कुछ पंक्तियाँ वर्षा ऋतु वर्णन की उसमें से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्रेमियों का प्यारा सावन सज धज कर आया, प्रेमियों का प्यारा सावन सज धज कर आया, नीर भरे मेघों के मस्त हाथी पर आया। चमचम चमकती बिजली की पताका फहराता, बादलों की गर्जन का मादक मृदंग बजाता, अपना पूरा ठाठ वैभव दिखलाता आया। प्रेमियों का प्यारा सावन सज धज कर आया। ऊंचा गर्जन वर्जन करते मेघ बारंबार, इस अंधियारी रजनी में भी कर 16 सिंगार। अनुरागमयी अभिसारिणी जाति प्रिय के पास, मार्ग दिखाता चंचला को चपला का उद्भास। धन्यवाद। सरस्वती श्रुति महती महतीयताम, कालिदास संस्कृत अकादमी, उज्जैनी, मध्य प्रदेश। महाकवि कालिदास प्रतिमा लोकार्पण महोत्सव उज्जयिनी महाकालनर्गयां विक्रमे पुरे देवशास्त्र खनेत्रार्थे द्वितीयायां गुरौ दिने भाद्रे सिते च हस्तक्षे शार्वरी वत्सरे शुभे जटिया सांसदो अन्त्या सत्यनारायण सुधी राज्य मंत्री च शिक्षाया जैन पारसनामक लक्ष्मीकांतो अपि शर्माख्यो मंत्री मध्य प्रदेशग सुकवे कालिदासस्य प्रतिमा स्थापनोत्तरं लोकार्पण कुर्वश्च विदुषां सत्सुखाय नः। 13 सितंबर 2007, त्रिपाठी, मिथिला प्रसाद निदेशक। हमारी कविता ही व्यंग है। कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन में कालिदास जी की इस प्रतिमा का जो अनावरण है 13 सितंबर 2007 को हुआ। डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी के मुख्य आतिथ्य में और पारस जैन जी राज्य मंत्री विशिष्ट आतिथ्य में, और उस समय शिक्षा मंत्री थे हमारे प्रदेश के लक्ष्मीकांत शर्मा जी। ऐसे महान विभूतियों और राजनेताओं की उपस्थिति में इस महान प्रतिमा का उज्जैन में अनावरण हुआ। और उस समय कालिदास अकादमी के निदेशक थे संस्कृत के उद्भट विद्वान त्रिपाठी मिथिला प्रसाद जी। 13 सितंबर 2007 का वो दिन था। कार्यक्रम के लिए सभागार में उपस्थित सभी विद्वानों का स्वागत है। मंच पर उपस्थित डॉक्टर गोविंद मंदिर सर, निदेशक कालिदास अकादमी, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। मैडम, पुस्तक ऋतु संहार की लेखिका डॉक्टर नीलम वर्मा, जो दिल्ली से है, हमारे बीच उपस्थित है। इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर गीता नायक नाम से मेरे रिक्वेस्ट करूँगी।
पोएट्री, पोएटिक फैंटेसी इन इंग्लिश फ्री वर्स, हाइकू, समांतर कविता संग्रह, मुद्दतों शामिल हैं। आप हिंदी पुस्तकों का अंग्रेजी में भी अनुवाद कर चुकी हैं, जैसे हरीश नवल के व्यंग्य उपन्यास बोगी 2003, जिसका उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया है बोगी 2003, जिसके लिए आपको यूकी यूटो पब्लिशिंग हाउस द्वारा बेस्ट ट्रांसलेटर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड भी दिया गया। इसी के साथ आपने हरीश नवल जी की व्यंग्य पुस्तक अमेरिकी प्याले में भारतीय चाय का अंग्रेजी अनुवाद इंडियन टी इन अमेरिकन कप भी ट्रांसलेट किया। आपके खंडी काव्य अंतरंगिनी ने कई उपलब्धियां अपने नाम की हैं, जिसके लिए आपको यूकी यूटो पब्लिशिंग द्वारा पोएट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड भी मिल चुका है। आपका रेडियो नाट्य रूपांतरण इसी अंतरंगिनी का रेडियो नाट्य रूपांतरण तुम लौट आए कहना का आकाशवाणी पर प्रसारण भी किया जा चुका है। इसी खंड काव्य पर काजल सूरी के द्वारा रूबरू थिएटर ग्रुप द्वारा दिल्ली के श्री राम सेंटर में नाट्य मंचन भी किया जा चुका है। काव्य रचना के साथ साथ आपकी नृत्य कला में भी विशेष रुचि है। आपने नृत्य की विधा गुरु बिरजू महाराज से प्राप्त की। अब मेडिकल प्रैक्टिस के साथ साथ फीलिंग रिदम प्रोग्राम के अंतर्गत स्ट्रेस मैनेजमेंट और हृदय रोग से बचाव के लिए भी कार्यरत है। मैडम की पहले की सारी रचनाओं के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इस नई पुस्तक आई है ऋतु संहार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं डॉक्टर नीलम वर्मा मैम से निवेदन करूंगी कि वो आए और डॉक्टर गीता नायक मैम का स्वागत करें। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आज के कार्यक्रम के पुस्तक समीक्षक के रूप में हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर एवं प्रोफेसर शैलेश शर्मा सर के स्वागत के लिए मैं नीलम वर्मा मैम से निवेदन करूंगी कि वो आए। सर का स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और सबसे पहले तो मैं शैलेश जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आने के लिए समय निकाला। कालिदास अकादमी जी नमस्कार। आप सबका आज के इस
ऋतु संहार के लोकार्पण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि शैलेंद्र जी का अभिनंदन करती हूँ और उन्होंने इस आयोजन में समय निकाला आने के लिए और कालिदास अकादमी के निदेशक श्री गोविंद नंदे जी का हार्दिक आभार और उनका स्वागत। उन्होंने मुझे मेरे इस काव्य रूपांतरण के ऋतु संहार के काव्य रूपांतरण का यहाँ लोकार्पण और समीक्षा के लिए मुझे समय दिया। और अभी ये जो ऋतु संहार जो है ये मुझे बचपन से ही बहुत आकर्षित करता रहा है, क्योंकि मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक था और थोड़ा थोड़ा लिखने का भी शौक था। और फिर मुझे जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी, बाई चांस मुझे डांस थोड़ा सीखने का भी अवसर मिला गुरु पंडित गोपी महाराज जी से। तो उस समय मैं देखा करती थी कि उनके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो ऋतु संहार को लेकर बहुत कॉम्पोजिशंस होती थी उनके। और तो मैंने देखा और भी डांस फॉर्म्स में ऑलमोस्ट हर एक तरह के, भरतनाट्यम में भी, ओडिसी में भी, सभी में ऋतु संहार के थीम को लेके बहुत कुछ कंपोज किया जाता है। मगर मुझे ये लगता था वो खाली भाव हैं, शब्द नहीं है। तो मेरा बड़ा मेरी इच्छा होती थी कि अगर कोई इसको अगर काव्य रूप में हो, ये अगर गीत के फॉर्म में हो, जो कि आजकल के लोग भी समझ सकें, तो कितना अच्छा होगा। और लेकिन क्योंकि मैंने कहीं कहीं उस बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, तो फिर मैंने एक बार नागार्जुन जी का मेघदूत देखा। वो मुझे इतना सुंदर लगा। मैंने कहा देखिए क्या पोइट्री की, क्या इमेजिनेशन है पोइट की, क्योंकि हमें ये पता था कि उनका मेघदूत कालिदास का एक बहुत बड़ा काव्य है। शकुंतलम की हम लोग कहानी सुनते थे, मगर मुझे ऐसा लगा कि ऋतु संहार पर कुछ ऐसा उस समय तक, जब मैं सोचती थी उस समय तक नहीं कहा गया था। तो और मेरे पास ऐसा कोई उसके लिए सोर्स भी नहीं था, और मैं अपने एजुकेशन में, अपनी स्टडीज़ में व्यस्त थी। एक बार मैं NBT के बुक फेयर में गई, और उस टाइम में मैंने कुछ डांस कॉम्पोजिशंस की थी, तो मैं उसके कुछ कैसेट वगैरह ले गई थी। तो मैं ऐसे कुछ जो वहाँ के एडमिन को थे, ऑर्गेनाइजर्स को दे रही थी। तो उनमें एक व्यक्ति मिस्टर KB कपूर नाम से, उन्होंने कहा ये आपने क्या कंपोज किया है? मैंने कहा जी, और मैंने कुछ ये ऐसे लिखा भी है। तो वो कहते, तो मैंने उनसे पूछा आपके पास यहाँ पे लाइब्रेरी है NBT में? कहते हाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन उससे इशू मेंबर्स को होता है। तो मैंने कहा मुझे ना ऋतु संहार की छोटी ट्रांसलेशन वाली चाहिए, मुझे बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणी। कहते अच्छा मैं ढूंढ के रखूँगा, तो आप मुझसे ले लीजिएगा। तो उन्होंने मुझे ऋतु संहार उसके साथ में, उसके सरल भावार्थ के साथ में दे दिया। तो बस जब मैंने उसको देखना शुरू किया, तो अपने आप ही अंदर से कुछ ऐसी प्रेरणा आने लगी कि वो धीरे धीरे एक काव्य के रूप में बनने लग गया। और ये आज ये इस काव्य रूपांतरण के पुस्तक रूप में आप सबके सामने है। मैंने इसे प्रयास किया है कि ये सरल भी रहे, सरस भी रहे। तो मैं इसी में से एक छोटा सा अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। आज वर्षा ऋतु है आजकल, और आज बाहर मेघ भी छाए हुए हैं, और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी रिमझिम भी हो रही है। तो मैं इसमें से कुछ मैं पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वर्षा ऋतु वर्णन। प्रेमियों का प्यारा सावन सज कर आया, नीर भरे मेघों के मस्त हाथी पर आया। चमचम चमकती बिजली की पताका फहराता, बादलों की मादक गर्जन का मृदंग बजाता, अपना पूरा ठाठ बाट वैभव दिखलाता आया। प्रेमियों का प्यारा सावन सज कर आया। निरखटा घनघोर गगन में वन में मगन है मोर, मनोज्ञ स्वरधारी मधुर काशी मचाते शोर। पंख मनोहर फैलाए तिरक रहे चितचोर, प्रेमालिंगन पा मयूरी की है आप विभोर। लाल रंग की वीर बहुमतियों से आभूषित है प्रकृति की काया, प्रेमियों का प्यारा सावन सज कर आया। ऊंचा गर्जन वर्जन करते मेघ बारंबार, इस अंधियारी रजनी में भीतर 16 सिंगार। अनुराग में अभिसारिणी
जाति प्रिय के पास, मार्ग दिखाता जन चला को चपलाता उल्लास। परदेश गए हैं प्रिय जिनके, अश्रुनतम पाते उनके, नहीं सुहाती कनकमा, नहीं सुहाते आभूषण, लुभाते नहीं विरहणी के मन को कोई श्रृंगार प्रसाद। कमल नयन से आंसुओं की धारा बहती रहती, नव कोमल से कोमल होठों को सिंचा करती। वर्षा से संताप रहित हो मुदित है सभी दिशाएं, मटका मटका हाथ नाचती वृक्षों की शाखाएं। जल राशि भार से झुके हुए जलधर अकुलाते हैं, पर सहज सहारा जब विंध्याचल शिखरों का पाते हैं। अनुग्रह से भरे हुए जल बरसाते, पर्वतमाला मर्म वेदना व्यथा उठाते। बहुगुण से संपन्न है रमणीय मनोहारी, वर्षा ऋतु लताओं की सखी प्यारी। इसकी मस्त फुहारें रोम रोम सहराती हैं, मुरझाई मानस कलियों को उन्हें खिलाती। हर प्राणी पाए इनसे प्राणों का अधिकार, शुष्क क्षुब्ध जीवन पर बरसे सरस प्रेम बौछार। सुख संपदा ऐश्वर्य से भरा रहे संसार, हो पूर्ण आपके मन की अभिलाषाएं बार बार। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा सर से अनुरोध करूंगी कि वो आए और अपनी पुस्तक समीक्षा के रूप में अपनी बात संवित्तम वागड़कर प्रतिपत्तये जनतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। आज के अत्यंत आत्मीय, अंतरंग और अनेक दृष्टियों से कालिदास संस्कृत अकादमी की संकल्पना, कालिदास अकादमी के उद्देश्य और कालिदास अकादमी की विस्तार गतिविधियों की दृष्टि से इस महत्वपूर्ण आयोजन में मंचासीन अकादमी के यशस्वी निदेशक, मूर्धन्य संस्कृत एवं संस्कृतिविद प्रोफेसर गोविंद गंधे जी, अभी जिनके मुख से हम लोग ऋतु संहार का एक बिल्कुल नया स्वरूप प्रदर्शित कर रहे थे, ऐसी सूफी अनुवादिका, कला विदुषी और अनेक माध्यमों से साहित्य जगत को समृद्ध करने वाली डॉक्टर नीलिमा वर्मा, मूलतः नीलम वर्मा जो कि मूलतः पेशे से तो चिकित्सक है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो शास्त्र है, रसायन का जो शास्त्र है, इसके साथ साथ काव्य रस की भी आप विदुषी, दोनों के साथ आपका संबंध है, हृदय का संबंध उधर भी है, हमारे बाह्य शारीरिक गतिविधियों से है। तो अंतस में इस तरह की भाव तरंगित जो राशि है उससे जुड़ा हुआ एक काव्य हमारे बीच प्रस्तुत किया आपने अनुदित रूप में। दोनों ही दिशाओं में आप दक्ष हैं, वरिष्ठ कवयित्री हैं और कविता विदुषी जैसे सम्मान से अलंकृत हैं। सुधी संचालिका जी, मंच के सामने उपस्थित समस्त वरिष्ठ साहित्यकार, कला विभाग, हमारे बीच डॉक्टर नितिन अरोड़ा जी हैं, श्री अक्षय आमिरिया जी हैं और पूरी वक्त हमारे बीच में है, मैडम हमारे बीच में है, परिवारजन हमारे बीच है। तो जब डॉक्टर गोविंद गंधे जी ने मुझे यह कृति उपलब्ध कराई तो मेरे मन में आनंद की अनुभूति, वो इसलिए क्योंकि मुझे स्मरण आया रांगे राघव जी का। रांगे राघव जी ने अनेक दशकों पहले ऋतु संहार का काव्यानुवाद, सचित्र काव्यानुवाद प्रस्तुत तो राजपाल एवं संघ से छपा, तो हमारी लाइब्रेरी में भी उपलब्ध है। तो मुझे लगा कि एक पूर्व पद्धति थी पुरातन, जिसमें कि स्केचेस वगैरह जो है वो हाथ से बनाए जाते थे, प्रिंटिंग की प्रक्रिया भी उस तरह से पारंपरिक रूप में होती थी, और अचानक जो है जब ये देखने को मिलता है कि एकदम दृश्य साकार हो गया, तड़ित जो है वो एकदम स्पष्ट रूप में हमारे साथ, पौधों का जो उल्लास है वो एकदम स्पष्ट रूप में हमारे सामने आ रहा है। तो मुझे और विशेष आनंद की अनुभूति हुई कि एक अनुवादक रांगे राघव, पूर्व के भी अनेक अनुवादक और एक हमारे दौर की एक अनुवादिका डॉक्टर नीलम वर्मा,
वे किस तरह से कृति को लेती है और किस तरह से उसका प्रस्तुतिकरण करती है। तो निश्चित तौर पर आज के दिवस की इसे मैं उपलब्धि मानता हूँ, वो इसलिए क्योंकि जिस समय में हम लोग खड़े हुए हैं, धीरे धीरे प्रकृति के प्रति, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति हमारी जो एक आत्मीयता थी वो कहीं न कहीं संकटग्रस्त हुई है। फिर से हम लोग उस दिशा में लौटने के लिए विवश हो रहे हैं, जबकि होना यह था कि सहज रूप में जीवन के प्रवाह में प्रकृति और मनुष्य का संबंध बना रहना चाहिए। लेकिन जब मनुष्य ने इतना अधिक उसके साथ कदाचार किया कि स्थिति यह बन गई कि प्रकृति का बदलता हुआ स्वरूप दैनंदिन जीवन में महसूस होने लगा। अभी इस प्रकार के उदाहरण देखने में आ रहे हैं कि वनस्पति कौन सी है, बीज कौन सा है, फल कौन सा है, और उस पर आरोपित होता हुआ कोई अन्य प्रकार का फल या उसका बीज जो है वो उस पर दिखाई देने लगा। यानी ये जो संशय की स्थिति है केवल मनुष्य के अंदर नहीं है, प्रकृति में भी संशय की स्थिति आ रही है। कब किस पेड़ पर से कौन सा फल बीज किस समय आएगा उसको खुद को अब स्पष्ट नहीं है। पहले स्पष्ट रूपरेखा थी और ये जो कृति है स्पष्ट रूपरेखा की कृति है। षड ऋतुओं का जो चक्र है वो उसी क्रम से आएगा और उसी क्रम से जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अचानक ग्रीष्म में जो है हमें शीत का एहसास होने लगे, शीतकाल में अचानक वर्षा हो जाए और वर्षा काल में भीषण जो है ताप हमको महसूस होने लगे। तो क्रमिकता है। ऋतु का तात्पर्य होता है सुनिश्चित नियमबद्ध प्रक्रिया। उस ऋतु से ही ऋतु शब्द बना है, यानी ऋतु पहले है, सुनिश्चित व्यवस्था पहले है, उससे बनकर के ऋतु है। तो इस सारे संसार को एक ऋतु ने बांध रखा और वो जो ऋतु का जो संपूर्ण अधिष्ठाता है वो महाकाल है, महाकालेश्वर है, जिन्हें कोई ब्रह्म कहता है, कोई अलग अलग नामों से रोशनी के रूप में कहता है, ज्योति के रूप में कहता है। एक ज्योति से सब उत्पन्न, ये जो संकेत आता है ये भी इस बात की ओर इशारा करता है। तो तात्पर्य है कि ऋतु पहले है, उसके बाद होना है और उसी के आधार पर ऋतु चक्र बनता है। तो भारतीय अवधारणा है कि 6 ऋतु है। बाकी विदेशों में आप चले जाए, यूरोपीय देशों में चले जाए, ऋतुओं की संख्या भी बढ़ जाएगी और कई बार ऋतुओं के मध्य जो एक आनुपातिकता है वो भी समाप्त हो जाएगी। हमारे यहाँ तो स्पष्ट है कि 2-2 माह की एक ऋतु होगी, कुल 6 ऋतुएं होंगी, 12 मास में वो पूरा का ऋतु चक्र चलेगा। कई देशों में शीत ही शीत है, कई देशों में जहाँ मरुस्थलीय स्थितियाँ हैं, वर्षा ज़्यादा होती है और इतनी भीषण हो जाती है कि वहाँ पर जीना उनके लिए दूर हो जाता है, क्योंकि वो पानी को जज्ब करने की क्षमता भूमि के अंदर नहीं है। अभी अरब देशों में हमने देखा कि हमारे यहाँ की तुलना में 2%, 3% वर्षा ही अगर आ जाए तो उनके लिए संकट हो जाता है। ज़्यादा बारिश होने के कारण स्थिति हो गई कि जल प्रावण की स्थिति वहाँ पर देखने को मिली। तो वर्षा तब आएगी जब ग्रीष्म जाएगा। तो ग्रीष्म से आरंभ किया है कभी, फिर वर्षा, उसके बाद में शरद, उसके बाद में हेमंत, फिर शिशिर और फिर समाहार जो है वो बसंत में। वसंत जो ऋतुपति है उसके कवि कालिदास, जहाँ उनको अवसर मिलता है वो वसंत को बहुत सुंदर मनोरम ढंग से प्रकट करते हैं। लेकिन उन्हें पता है कि वसंत जो है वो जीवन का शिखर है, अतः शिखर तक पहुंचाने के लिए वो पूरी प्रक्रिया से हमें जोड़ते हैं। यानी पहले हमें ग्रीष्म से जोड़ते हैं, उस भयानक भीषण संकटमयी स्थितियों से हमें सीधे सीधे जोड़ देते हैं, हमें साक्षात्कार होता है। वर्षा आती, वर्षा के बाद में शरद की स्थिति बनती है, हेमंत आता है, शिशिर आता है और तब जाकर के समाहार होता है बसंत। यानी ये जो ऋतु चक्र है इस बात को संकेत करता है कि कष्टमय स्थितियों के बीच से संसार के समस्त प्रकार के प्राणी निकलते हैं, गुजरते हैं। उसके बाद में सृजन की जो संभावना है वो फिर बहुत बाद में जाकर के परिपूर्णता प्राप्त करती है और फिर से वो ऋतु चक्र प्रारंभ होता है। ऐसा नहीं है कि वसंत पर ही ठहरा होगा, वसंत के जाने के बाद में फिर से ग्रीष्म। यानी
ये निरंतर गतिशीलता ली हुई है। और इस सुंदर संरचना के साथ सदियों पहले, लगभग 2000 वर्ष पुरातन कृति है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे आज के जीवन के लिए भी बहुत बहुमूल्य संदेश देने वाली है। आज जो बिगड़ता हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके बीच लोग इको पोएट्री की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मूल जो इको पोएट्री वो कहाँ है? वो ऋतु संवाद। अब तो हम लोग कृत्रिम ढंग से बारिश करवा रहे हैं, कृत्रिम ढंग से ऋतुओं को लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब नैसर्गिक रूप में ऋतुएं अपने संपूर्ण वैभव के साथ आती थी, उस समय ऋतु संवाद जैसी कृति रची जा सकती। ऋतु संवाद का तात्पर्य ऋतुओं का संघात, ऋतुओं का समूह, ऋतुओं का समुच्चय। तो 6 ऋतुओं का सुंदर समुच्चय जो है इस कृति के रूप में हमारे मध्य में आता है। कवि ने सुकोमल कल्पनाओं के माध्यम से, प्रत्यक्ष दर्शन के माध्यम से और स्वयं के द्वारा विविध प्रकार के उपमानों के प्रयोग के माध्यम से जितनी सुंदर उपमाएं और जितनी सुंदर रूपक इस काव्य कृति के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं, वे संभव ही नहीं है महाकाव्य आदि में। ये संभव होता है केवल और केवल ऋतु संवाद के माध्यम से। यद्यपि लोगों ने माना कि इनकी प्रारंभिक कृति है, ऐसे लोग प्रायः कवि की कल्पना कुशलता, कवि के द्वारा रची जा रही महनी कृति के महत्व को उपेक्षित कर देते हैं। कई लोगों ने माना कि ये उनकी कृति नहीं है, कुछ लोगों ने कहा कि ये कृति उनकी प्रारंभिक कृति है। मल्लिनाथ जी ने जिन कृतियों की टीका लिखी थी उसमें ऋतु संवाद नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि ऋतु संवाद महत्वपूर्ण नहीं है। ऋतु संवाद की महत्ता को जब विश्व फलक पर इसके अनुवाद गए तो तमाम देशों के लोग, चाहे वो जर्मन के लोग हों, चाहे फ्रांस के हों, चाहे ब्रिटिशर्स हों, ये सब लोग आनंद विभोर हो गए। इन्हें पता लगा कि भारत में ऋतु की ये महिमा है। हमारे जितने भी प्रकार के व्रत, पर्व, उत्सव, दैनंदिन जीवन के व्यवहार हैं, वो ऋतु पर तो निर्भर करते हैं। हमारी भोजनचर्या, दिनचर्या वो पूरा ऋतु के ऊपर निर्भर करती है। तो आप सोचिए कि ऋतु संवाद भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतिनिधि का यह प्रतिनिधित्व करता है हमारी अंतरबाह्य प्रकृति का, यह प्रतिनिधित्व करता है चराचर जगत का, यह प्रतिनिधित्व करता है मनुष्य के द्वारा विभिन्न ऋतुओं के साथ किए जाने वाली अंतर्क्रिया। ऋतुएं मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाती है, तो मनुष्य भी उन परिवर्तनों को न केवल अपने जीवन में परंतु अपने आसपास के परिवेश में उतारता है। कवि कुलगुरु कालिदास ने संकेत जो किए हैं, उन संकेतों को अनुवादिका ने बहुत सुंदर ढंग से उठाया। वसुधा विविध रूपांगिनी, वसुधा विविध रूपांगिनी, प्रियतम प्रिया अर्धांगिनी, ऋतुरंग दर्पण में प्रकट श्रृंगारमय श्यामांगी। छोटे से में आपने टिप्पणी में कई बार होता है कि 4-4, 5-5 पृष्ठ भी हम लिखे और कृति की विशेषता नहीं आती है, लेकिन ये विशेषता है नीलम वर्मा की कि उन्होंने 4 पंक्तियों में संकेत कर दिया कि ये क्या है। वसुधा विविध रूपांगिनी, प्रियतम प्रिया अर्धांगिनी, ऋतुरंग दर्पण में प्रकट श्रृंगारमय श्यामांगी। इतने में ऋतु संवाद का सार। अब संकेत निकलता है कि ये जो ऋतु का संघात है, इसमें प्रकृति आलम्बन रूप में भी है और उद्दीपन रूप में। कई बार कवियों ने ऋतुओं को, प्रकृति को आलम्बन रूप में लिखा है। कई बार प्रणय की भावनाओं को, क्रोधावेश को, कारुणिकता को उद्दीप्त करने के लिए प्रकृति का सहारा लिया। ऋतु संवाद की विशेषता है कि यह आलम्बन काव्य भी है और उद्दीपन काव्य भी। इसमें दोनों रूपों में हमें प्रकृति के विविध व्यवहार दिखाई देते हैं। 120 जो है वो अनुष्टुप छंद में चूंकि निबद्ध है, 120 और थोड़ी सी संख्या होती है, लेकिन 120 में भी संपूर्ण भारतीय ऋतु वैभव का यदि सार कहीं समाया हुआ है तो ऋतु संवाद का। प्रचंड ज्वाला सूर्य की ग्रीष्म ऋतु बरसा रही,
चंद्र छवि मनमोहिनी चांदनी सरसार। आप देखिए कि जिस कवि ने न केवल संस्कृत की सामासिकता का प्रयोग करते हुए वरन संस्कृत की कोमल काव्य पदावली का इस्तेमाल करते हुए सुंदर ढंग से अपनी कविता को प्रस्तुत किया, उसके अनुरूप भाषा, उसके अनुरूप छंद, उसके अनुरूप लय की आवश्यकता रही। और ये कहते हुए हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है कि नीलम वर्मा ने इन तीनों ही निकषों पर इस अनुवाद को बहुत अच्छे से दिखाया है। तपते हुए तन की जलन हरता है केवल जल, बढ़ता दिवस का ताप है झीलों में घटता जल। एक एक बिंब अपने आप में महत्वपूर्ण है। कई बार प्रतीत होता है कि महाकवि कालिदास एक बहुत अच्छे कुशल चितेरे थे। चित्र बनाने की जो क्षमता चित्रकार की है वो शब्दों के माध्यम से बिंब विधायनी की प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल महाकवि करते हैं और कह देते हैं कि झीलों में घटता जल। हम स्वयं अनुभव करते हैं कि जब गर्मी के समय में हम लोग कहीं यात्रा पर जा रहे हो, हमने प्रचंड रूप में नदी को देखा है, सरोवर को देखा है, लेकिन जैसे ही ग्रीष्म का समय आता है वो सिकुड़ता हुआ दिखाई देता है। कवि उस चित्र को प्रस्तुत करता है, तपते हुए तन की जलन हरता है केवल जल, चढ़ता दिवस का ताप है झीलों में घटता जल। ढलता है जब रवि सुंदरी सी साँझ है आती, स्पंदित हृदय वीणा की तारों को है कर जाती, नीली निशा में खिल रहा हो चंद्रमा नभ पर, चारों तरफ घर के झरे रंगों भरे निर्झर। आंगन में हो बिखरे पड़े मणि रत्न इधर उधर, भीगा हुआ चंदन कोई चिपका दे बस आकर। आप देखिए चंदन से बढ़कर के शीतल कार्य नहीं है और रचना उस समय कल्पना कर रहा है कि अब आवश्यकता हमें चंदन की है, क्योंकि ताप के लिए तो सारे साधन सूर्य ने उपलब्ध करा दिए, उसके बीच में जल की आवश्यकता है, उसके मध्य में हमें चंदन की आवश्यकता है, उस समय हमें सुरभित पवन की आवश्यकता है। सुरभित पवन झोंके महकते हो झरों को पर, हो भरे कृतयामिनी में रागिनी के स्वर, मन मोहता सुंदर सलोनी रूप सी का रूप रंग, चंदन सुवासित देह है निखरा हुआ है अंग। तो प्रकृति जो है वो हमारे अंतस को बदलती है और उसकी फिर अभिव्यक्ति हमारे दैनंदिन व्यवहारों में। यह जो पूरा का पूरा काव्य है यह प्रणय में निरत युगल का काव्य। अतः किस हेतु का क्या असर जीवन पर पड़ने वाला है, किस तरह से वो व्यक्त हो सकता है, रचनाकार उसे व्यक्त करता है। प्राकृतिक सुषमा की सुंदर दृश्यावली प्रत्येक पृष्ठ पर महसूस की जा सकती है। एक सुंदर दृश्य जो है वो मुझे अनुवाद मैंने पूरा पढ़ा है और इसमें समय भी चाहिए, क्योंकि समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कतिपय संदर्भ देना चाहूँगा। ग्रीष्म में आपके हित है यही शुभकामना, ये अनुवादक की विशेषता। वो अनुवादक केवल रचनाकार और पाठक के बीच जो अंतराल है उसको ही समाप्त नहीं करता, वो अपनी ओर से व्याख्या भी करता। कई बार वो व्याख्या इतनी महत्वपूर्ण होती है कि कवि के द्वारा कल्पित जो भी सामग्री है, वो जो भी उपादान है, उसकी और स्पष्ट समझ तक पहुंचा देता। तो नीलम वर्मा ने किया है, ग्रीष्म ऋतु में आपके हित है यही शुभकामना, छत पे छिटकी चांदनी हो, गगन पर हो चंद्रमा, विश्राम दायिनी हो निशा, सखियां हो बैठी से घेर कर, सुंदर सजीले गीत कोई गुनगुनाए रात। ये अनुवादक केवल ये नहीं करता कि कवि की कल्पना से हमें जोड़ दे, वरन वह हमें अपने साथ ले चले उस स्थल पर जिस स्थल का चित्रण रचनाकार कर रहा है। और ऐसा लगता है कि आपने अनुवाद करते हुए स्वयं इसको अनुभव किया। केवल शाब्दिक अनुवाद होता तो टीकाएं व्याख्या बहुत आ चुकी है, सिंधु संवाद तो पाठ्यक्रम में भी निबद्ध है, कई टीकाएं उपलब्ध है, बड़े बड़े प्रकाशकों ने अन्वय के साथ में टीकाएं प्रस्तुत की। लेकिन क्या टीकाएं कवि की मूल कल्पना से हमें जोड़ती है?
बिना अच्छे अनुवाद के हम सीधे कवि से नहीं पूछ सकते। ये संकेत इस कृति को पढ़ते हुए महसूस हुआ। वर्षा आ गई, प्रेमियों का प्यारा सावन सदधज कर आया, नीर भरे मेघों के मस्त हाथी पर आया, चमचम चमकती बिजली की पताका फहराता, बादलों की मातक गर्जन का मृदंग बजाता, अपना पूरा ठाट बाट वैभव दिखलाता आया, प्रेमियों का प्यारा सावन सज धज कर। तो पूरा चित्र सावन का हमारे आंखों के समक्ष प्रकट होता है। प्रणयी जीवन के सुगम तरल सहज दृश्यों को पिरोना और फिर ऋतुओं के अंतर्बाह्य जगत पर पड़ने वाले प्रभाव को लाना, ये कवि कालिदास के द्वारा ही संभव था। अनुवादिका ने इस बात का ध्यान रखा कि जो दृश्य प्रकृति में दिखाई दे रहे हैं उन्हीं दृश्यों को वह काव्य में ले आए। जैसे शरद का रंग कैसा है, शरद का वैशिष्ट्य क्या है, सब तरफ ज्योत्सनामय वातावरण है, शुभ्र का वातावरण है। तो हंस की कतार कवि को याद आता है, अनुवादिका उसी हंस की कतार को पृष्ठों पर दर्ज करती है। हंसों के आगे हार गई रमणी की मोह चाल, हंसों के आगे हार गई रमणी की मोह चाल, कमलिनी के आगे चंद्र बदन सुंदर हारी, नील कमल से हुए पराजित नयन मोहिनी के, लघु जल लहरी की शोभा विकुटी आकृति से प्यारी, केंकली पुष्प नवमालती सुमनावली खिलखिल पड़ती है, चंद्रमुखी की स्मित शोभा लज्जित करती है। अब चंद्र का पूरा एक रूपक शरद से शरद पूर्णिमा का संबंध होता है। चंद्र छटा से अधिक मनोहारी है प्रेमिका, कोमल कमल से हाथ में है हाथ प्रीतम का, मदन बल से हार कर त्याग दी स्वर्गागिनी, रति रंग की वे कामना प्रिय संग है प्रिय का। आप देखिए कि जो हमारे जीवन के दृश्य प्रायः उपेक्षित होते चले जा रहे। प्रकृति का आप सोचिए कि वो जो चंद्र दर्शन है, वो चंद्र दर्शन महाकवि कालिदास कई जगह लेकर गया। चंद्र दर्शन को एक उत्सव के रूप में बदल देते हैं। इस प्रकार की पेंटिंग्स उस दौर में बनी है कि जिसमें चंद्रमा का दर्शन जो है वो करवाया जाए, क्योंकि वो जो चंद्रमा है, शरद ऋतु का चंद्रमा है, वो तो संपूर्ण वैभव के साथ उतरता है, लेकिन वह उपेक्षित ना हो जाए, वो हमारे इस जीवन प्रवाह के बीच में आज भी हमारे मन को मोहित करे। इस दिशा में यह संग्रह अनुवाद रूप में हमारे बीच आता है। हेमंत का हृदयग्राही चित्रण रचनाकार ने जिस तरह से उस मूल चित्रण को किया था, अनुवादक भी उसको लाता है। तुषारपात हो रहा, अन्न पर अंकुर मुस्काए, मन भावन सुहावन दिन हेमंत किया। लुप्त हो चुके कमल धान खेतों में लहराता, मृगों के झुंड सुशोभित है, स्वर सारस का भाता। तो प्रकृति का ऐसा कोई अंगोपांग नहीं है जहाँ पर ऋतु अपनी संपूर्ण चेष्टा के साथ प्रभावित नहीं करती हो। विशेष तौर पर प्रियजन के साथ जो लोग हैं, परस्पर प्रिय के साथ हैं, उनका जीवन कल्याणमय हो जाता है। और ये संकेत महाकवि भी करते हैं, अनुवादिका भी करती है। सुस्वाद धान खेतों में शोभित, सुस्वाद धान खेतों में शोभित, गृह भरे विविध मिष्ठान्न, देख वासना में प्रेमी, कंदर्प करे अभिमान, विरही मन प्रिय जन बिना, होता संताप प्रधान, शिशिर समय यह आपका नित्य करे कल्याण। विराकुलता की स्थिति है, लेकिन कवि को काम्य नहीं है। कवि की कामना है कि सारा संसार विरक्त न रहे, सब कल्याण युक्त हो जाए, संपूर्ण संसार जो है वह आनंद विभोर हो जाए। इसीलिए वह संकेत करता है, ध्रुमा स पुष्पा सलितम स पद्म, स्त्रिय सकामाः पवनः सुगंधिः, सुखा प्रदोषा दिवसाश्च रम्या, सर्वं प्रिय चारुतरम वसति।
इस संसार का सबसे प्रिय यदि कोई ऋतु है, वसंत है। और वह जो वसंत है वो हम सबको काम्य है, सभी के जीवन में वो वसंत उतरे। महाकवि की परिकल्पना है, वापी जलानाम मणिमेखलानाम शशांक भाषा प्रमदा जनानाम चित्र ध्रुवाणाम कुसुमाम वितानाम ददाति सौभाग्यमयम वसंत। सबके जीवन में सौभाग्य उतरे, यह कामना महाकवि की कामना है। और आज का कवि, आज की कवयित्री, आज के वादिका भी इसी मनोरम दृष्टि को उतारती है। श्वेत कुंद के उपवन में जब पुष्प चमक उठते, नववधुओं के हास्य विलास का मादक भ्रम देते, ऐसे मनमोहक दृश्य पर अपना सब संयम होकर वैरागी मुनिवर भी हारे, वैरागी मुनिवर भी हारे, फिर प्रेम भरा अनुरागी मन कैसे धीरज धारे। वसंत छटा से छिन्न भिन्न नव युवा प्रेमियों की चितवन, उस पर कोकिल कूट मधुर अधिक तीव्र कर रही जलन। आगमन शुभ आगमन, वसंत ऋतु शुभ आगमन। तो इस सुंदर रूप में इस धरती पर मधुमय वसंत का आगमन हो, आतप से कष्टों से ग्रस्त मनुष्यता पुनः नव अनुकरण के साथ, नव सृजन के साथ आगे बढ़े, ये भावना महाकवि की है, यही भावना वादिका की है। सुख सरसाए रस बरसाए सुरभित मंद बयार, श्रृंगार कुशल गुण से पाए दीक्षा उपहार। कल्पांत सखा कामदेव प्रिय यह वसंत मंगलम, मधुमय वसंत ऋतु शुभ आगमन। और अंत में चंद्रमा का निष्कलंक छत्र किए सर पर धारण, कोकिल समूह जिसके बंदी होकर करते मृदु गायन। देह रहित हो कर भी स्वयं, कामदेव देह रहित है लेकिन वह सर्वांग हो गया, वो सर्वांग में प्रवेशित हो चुका है, स्वयं को उसने अनंग कर दिया लेकिन सबके अंगों में समा गया। देह रहित होकर भी स्वयं कर लेता है वशीकरण, हर देह धरी का कामदेव प्रिय ऋतु वसंत कल्याण करे। तो कल्याण की ये जो कामना है, कवि की कामना है, डॉक्टर नीलम वर्मा की कामना है, आए और इस कामना के स्वर में, कल्याण भावना के स्वर में स्वर मिलाए। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले मैंने एक बार ये समझने की कोशिश की कि पुस्तक समीक्षा क्या होता है। मैं गलत नहीं हूँ तो इसे इंग्लिश में बुक रिव्यू कहते हैं, जो हम जनरली स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। वहाँ मैंने इसकी एक विशेषता देखी थी कि समीक्षा इस तरीके से होना चाहिए कि जो उसे पढ़े तो उसके मन में लालसा आ जाए कि अब मुझे पूरी बुक पढ़ना है। और मैं कहूँगी कि मैंने बहुत सारी समीक्षाएँ बहुत शॉर्ट में पढ़ी हैं और आप जितना ज्ञान तो नहीं है लेकिन अभी तक जो पढ़ा है, ये समीक्षा शायद मेरी ज़िंदगी की बेस्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए संस्था के निदेशक डॉक्टर गोविंद नंदे सर को ओम। समीक्षा के प्रखर मानदंड और हमारे प्रिय आदरणीय प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, इस ग्रंथ की लेखिका डॉक्टर नीलम जी, संचालिका गीता जी और मेरे आग्रह पर पधारे डॉक्टर विकेंद्र जी, गीता साहब, मीरे जी, ठाकुर जी का तो अभी 2 मिनट पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे और आप साक्षात प्रकट भी हो गई। आप सबका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत सुंदर समीक्षा आपने सुनी। पिष्टपेषण के दोष से बचने के लिए मैं उस ग्रंथ के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इतना विस्तार से उन्होंने कहा है। ये बात जरूर है कि कालिदास जैसे कवि पर हाथ लगाना भी बहुत साहस का काम है। आज इतने वर्षों के बाद में भी हम कालिदास पर बोलने के लिए जब खड़े होते हैं तो हमारे हाथ पैर कांपते हैं कि पता नहीं कालिदास ने क्या लिखा होगा, हम क्या बोल जाएंगे। क्योंकि कालिदास के मंतव्यों को समझना, फिर उसको पद्यों में अनुदित करना, वही भाव लाना, ये सब कला कौशल का काम है। तो वो कला कौशल तो डॉक्टर नीलम में है ही,
और उससे ज़्यादा कौशल हमारे शैलेंद्र जी का है कि वो उनके पास में 2 शैलियाँ हैं। नाम भी शैलेंद्र है उनका, शैलियाँ भी 2 है उनके पास में, एक समाज शैली है और व्यास शैली है। तो किसी छोटी सी बात को कितना विस्तार से समझाया जा सकता है, शैलेंद्र जी से सीखा जाए, और बहुत बड़ी बात है तो उसको संक्षेप में कैसे कहा जाए, तो ये भी शैलेंद्र जी बता सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं कि परीक्षा में प्रश्न बड़ा सरल आया था, तो प्रश्न सरल था पर उत्तर इतना सरल नहीं था, और प्रश्न कठिन था पर उत्तर सरल था। तो शैलेंद्र जी जो बोलते हैं तो ऐसा लगता है इतनी सी ग्रंथ की कितनी बड़ी समीक्षा होगी, तो फिर कहना पड़ता है कि अच्छा अभी इतनी और बाकी है क्या, अभी इतनी और बाकी है क्या। और उस समीक्षा में ऐसा भी नहीं है कि विश्लेषण हो रहा है, कि पुनरावृत्ति हो रही है, जो नई नई उद्भावनाएं उनको दिखी एक समीक्षा की दृष्टि से, जिनका उल्लेख आपने किया मल्लिनाथ का। कालिदास के सर्वश्रेष्ठ यदि टीकाकार भी कहे जाते तो मल्लिनाथ कहे जाते। अब प्रश्न आता है कि ऋतुसंहार को उन्होंने टीका क्यों नहीं की? ऋतुसंहार को इसलिए टीका नहीं की कि जहाँ आवश्यकता नहीं हो वहाँ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, मल्लिनाथ ही जानते थे। क्योंकि उन्होंने स्वयं, मल्लिनाथ ने जब अन्य ग्रंथों की टीका लिखी तो उसमें एक मानदंड स्थापित किया था। वो मानदंड ये था कि इहान्वय मुखे नैव सर्वं व्याख्यायते मया नामूलं लिख्यते किंचित नानुपेक्षितम् उच्यते। मल्लिनाथ स्वयं कहते हैं कि जो ग्रंथकार कहना चाहता है उस ग्रंथकार के कथन को ही मैं कहूँगा, ग्रंथकार का अभिप्राय क्या है उसी को मैं कहूँगा। तो अन्वय मुखे नहीं हो सर्वम व्याख्यायते मया, अन्वय के द्वारा ही मैं सारी बात कहूँगा, और जहाँ पर अपेक्षित नहीं है वहाँ मैं चुप रहूँगा, जहाँ अपेक्षित नहीं है वहाँ मैं चुप रहूँगा। इहान्वय मुखे नहीं हो सर्वम व्याख्यायते मया नामूलं लिख्यते किंचित। और जो कालिदास ने नहीं कहा है वो बात मैं भी नहीं कहूँगा, नामूलं लिख्यते किंचित, तो नानुपेक्षितम् उच्यते। और जहाँ अपेक्षित नहीं होगा वो मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो कालिदास कह रहा है वो सही मान ले। तो इसके कारण से मुझे लगता है कि ऋतुसंहार पर मल्लिनाथ ने टीका नहीं लिखी। काव्य सरल है या कालिदास के पहली रचना थी, ये सब हम लोगों ने कयास लगाया है। मल्लिनाथ जो स्वयं टीकाकार है वो स्वयं कह रहा है कि जब अपेक्षित ही नहीं होगा तो मैं क्यों कहूँ। तो ऋतुसंहार इतना सरस काव्य है कि उसके ऊपर अनावश्यक रूप से शास्त्रीय टीका टिप्पणियां करते हुए उस सरल काव्य को, जिसमें रसास्वादन आसानी से हो रहा है, उसको कठिन बनाते ना कोई टीकाकार का मंतव्य थोड़ी हो सकता है। तो उन्होंने कहा जब रसास्वादन सीधा हो रहा है, रसास्वादन में कोई बाधा नहीं हो रही है तो मैं बीच में टांग तोड़ूं। मल्लिनाथ का इसलिए मल्लिनाथ ने उसमें टीका नहीं। तो हम ये समझते हैं कि जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ टीका करना चाहिए, जहाँ पर मंतव्य समझ में नहीं आता है वहाँ टीका कर देनी चाहिए। जैसे हम कहें कि विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी है, आपको समझ में आ गया। यदि हम कहें हरि निज कांता श्री, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर बताना पड़ेगा हरि मतलब विष्णु, निज कांता मतलब उनकी पत्नी मतलब वो लक्ष्मी। अब ये यहाँ पर यहाँ टीका करने की आवश्यकता है, जहाँ सीधा सीधा लक्ष्मी जी का बात आ रही है तो वहाँ पर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा मुझको लगता है। और चूंकि मुझे कुछ कहना था तो कहना तो अब ये हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, आप लोग भी मतलब उस समय भी आपने फिल्म का गीत सुना होगा, एक बरस के मौसम चार, है ना। हमने कहा कि वो गीतकार ने हमारी ऋतुसंहार पढ़ी होती तो वो एक गीत बदल देता, फिर एक गीत नहीं होता उसका, फिर वो सात ऋतु बताता वो 6 नहीं होता। अच्छा अभी तो आप नई पीढ़ी से पूछिए शिशिर ऋतु मतलब क्या, वसंत है, उन्हें केवल मालूम है बारिश, ठंड और गर्मी। हमारे नाम उनको मालूम ही नहीं। आप हेमंत ऋतु पूछ लीजिए, मैं आपको 10 में से 9 आपको ऐसे मिलेंगे तो नहीं बता पाएंगे। तो कम से कम कालिदास ने ये उपकार हमारी पीढ़ी पर किया कि हमारे जो ऋतु है, चैत्र वैशाख वसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भाद्रपद वर्षा ऋतु। तो अब ये महीनों के साथ जैसा भी शैलेंद्र ने कहा कि 2-2 महीने के एक हमारा एक कालचक्र है, और ये हमारी बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था है कि 24 घंटे का एक दिन, 7 दिन का सप्ताह, 15 दिन का पखवाड़ा, 1 माह का 30 दिन का महीना, 2 महीने का एक ऋतु, 6 ऋतु का 1 वर्ष। तो कितनी सुंदर वैज्ञानिक व्यवस्था हमारे यहाँ पर की हुई है। और ये व्यवस्था को हमारे कवियों ने, लेखकों ने, अब चूंकि मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी हूँ तो मैं संस्कृत के ही कवियों की जय जयकार करता हूँ। लोगों ने संस्कृत के कवि ही ऐसे थे कि जिन्होंने ये ऐसा ज्ञान, आज 2000 वर्ष हो गए, और ये उस कवि की, कालजयी कवि क्यों कहते हैं उसको, कि
2000 वर्ष बीत जाने के बाद उस रचना पर आज के युग में डॉक्टर नीलम को अनुवाद करने की प्रेरणा होती है, इससे बड़ी और उपलब्धि उसके लिए क्या हो सकती है। जहाँ आपाधापी के युग में और आप तो जिस व्यवसाय के साथ में है वहाँ तो सांस लेने को फुर्सत नहीं रहती, क्योंकि सांस ही अटक जाती है तब आपकी जरूरत पड़ती है, तो वहाँ आप इस प्रकार की रचना तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा कि ये देखो ये हृदय रोग विशेषज्ञ थी ना, इसीलिए अनुवाद कर पाए, क्योंकि ये मामला तो दिल का है, ये दिमाग का मामला है ही नहीं, दिमाग से अनुवाद नहीं हो सकता, दिल से अनुवाद होता है। तो आप दिल की विशेषज्ञ है, इसीलिए आपने दिल से अनुवाद किया, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने हमें आग्रह किया था, देखिए हमने तो केंद्र जी से भी कहा है कि अकादमी है ही इसलिए, आप सब लोगों के बिना अकादमी तो निर्जीव थी, 4 दीवारें हैं, क्या करेंगे इसमें, माथा पीट लेंगे हमारा। आप जैसे रसिक लोग आएंगे, कुछ बातें करेंगे, गपशप होगी, चाय पिएंगे साथ में, तो मैंने इनसे कहा कि आप आइए 10 लोग, चाय में पिलाऊंगा, आप गोष्ठी कीजिए यहाँ पर आराम से। हमें तो अकादमी में आप जैसे लोगों की चहल पहल चाहिए। हम यहाँ ऐसा नहीं चाहते कि भवन ने दिखाने के लिए, भवन किस लिए बनाया था, भवन आप लोगों के कारण शोभित होता है। आप लोग आइए, डॉक्टर नीलम जैसी, मैं तो शैलेंद्र जी भी आता है, छोटे मोटे ग्रंथों का विवेचन हो, चर्चा है, कहीं जगह नहीं होगी कि सब बुक होगा, मेरा कमरा इतना बड़ा है कि 20-25 लोग तो आराम से बैठेंगे। अब हमारे कमरे में बैठेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा कि हम चाहते हैं यहाँ पर कि नित्य रसास्वादन हो, यहाँ पर रस की अभिव्यक्ति हो। आप जैसे सहृदय कवि, श्रोता, क्योंकि आजकल श्रोताओं की बड़ी कमी है, तो हमारे यहाँ कहा है कि अरसिक जनेषु कवित्व लेखनम भाले मालिक मालिक मालिक। विधाता से कवि प्रार्थना करता है कि किसी अरसिक के सामने मेरी कविता सुनाने का भाग्य मेरे सिर पे मत लिख देना। तो जैसे रसिक लोग यदि एक भी रसिक है तो फिर क्या बात है, क्योंकि सहृदय तो बिरले ही होते हैं, कोई रसास्वाद करने वाले लोग बहुत बिरले होते हैं। तो भीड़ होती है, जानकार तो एक ही होता है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि कवि ने कहा है कि मैं पर्वत से गिरना पसंद करूंगा, समुद्र में मैं डूब के जान देना पसंद करूंगा, परंतु हे विधाता मेरे भाग्य में ऐसा मत लिखना कि अभी रसिक के सामने मुझे अपनी कविता कहने का अवसर मिले। तो ऐसे आप रसिक लोग यहाँ पर पधारिएगा, हमें बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर गीता मेरी पुराने साथी है, महाविद्यालय में प्राध्यापक रही। मैंने इनसे भी आग्रह किया कि अब चूंकि पुस्तक का विमोचन है, तो मैंने कहा कि इसका कुछ औपचारिक स्वरूप भी बनना चाहिए। अब केवल नीलम जी की पुस्तक के बारे में ऐसा लगता है ना कि वो आत्मश्लाघा हो गई, कोई दूसरा मतलब शैलेंद्र शर्मा जी जैसा व्यक्ति बोले, हिंदी का प्रतिष्ठित एक सशक्त हस्ताक्षर है, इनसे अच्छा उज्जैन में समीक्षक कौन हो सकता है। चूंकि मेरे लिए इतने सहज है वो, आज से नहीं कई वर्षों से, मैं उनसे तरह से निवेदन कर देता हूँ तो हाजिर हो जाते हैं। तो ऐसे समीक्षक से समीक्षा कराना, तो मुझे लगता है आज आपको भी नीलम जी संतुष्टि हुई होगी कि अकादमी का श्रेय जो आपने क्या तो आप सब लोग पधारे। और अक्षय जी का आग्रह था, अक्षय जी ने मुझे आग्रह किया, उनका आप कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए अकादमी 24 घंटे खुली है, तो अभी भी आइए। पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। पूरे भारत में इससे अनुकूल तो जगह ही नहीं इससे श्रेष्ठ जो आप सबका जो भी यहाँ पर इस समय श्रोता बैठे हैं और जो वक्ता रहे हैं मन से, उन सबका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मुख्य अतिथि जी हैं शैलेंद्र जी, जी संचालन के लिए मेरी विक्रांत है इंदौर से, मेरा एक बार कहने से और ये मेरी नई विक्रांत, मैं उनसे पहली बार फेस टू फेस मिली, अब तक फेसबुक पे ही पंखुड़ी पीछे बैठी है, उसको मैं पहली बार ही मिली हूँ यहाँ आकर। मैंने आपसे जैसा कहा था, आपके पिताजी बहुत अच्छे समीक्षक थे और हमारे अकादमी की वर्षों तक उन्होंने कार्यक्रमों की समीक्षा की, लिखते रहते थे और स्वभाव के भी बड़े अपने पक्के थे, वो किसी की परवाह नहीं करते थे, इसे तो बहुत कम रहते हैं। आयोजन में जी डॉक्टर नवल इस समय यूएस में है, उनके साथ में मेरी थोड़ी मित्रता है, तो उन्होंने मुझे कहा वैष्णव जी का आपका आपके लिए भी आया था उनका, और उन्होंने कहा एक अशोक भक्त जी हैं, उनकी कोई पत्रिका थी, उनकी
बेटियां, मैं इन्हीं से बात कर रही हूँ और मैं इनको कह रही हूँ कि आप ना अशोक भक्त जी की बेटी को जरूर बुला तो इस तरह से जो लोगों से यहाँ आके इतना आत्मीय परिचय हो गया है। और युगेंद्र जी से फेसबुक के साथ में बहुत बड़ी कम्युनिकेशन होता रहा, तो वो आज यहाँ पे आ भी गए, जो बहुत अच्छा लगा। और अक्षय और उमेश मेहता जी और अक्षय का ये है कि यहाँ पे ये आयोजन का जो भी हो पाया, मुझे उसकी लिंक्स ऑलमोस्ट एवरी डे जब से इसका प्लानिंग शुरू हुआ उसमें पूरा उसका कि कैसे वो बनेगा, उसका आयोजन का क्या उसका सिलसिला रहेगा, कैसे रहेगा। क्योंकि शुरू में व्यापकन जी से बात करने में मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन होती थी कि भाई इतने बड़े आदमी के इतने बड़े डायरेक्टर मैं कैसे उनसे कहूँ कि मेरे छोटे से संधारण का मैं करना चाहती हूँ। भ्रम होता है ना लोगों की बड़ी अकादमी बड़ा तो मुझे बहुत और आहिस्ता आहिस्ता जब आपसे एक दो बार और बात हुई और आपने फिर ये कहा हाँ ये ऐसे ही कामों के लिए करनी है अकादमी, तो फिर मैं थोड़ा आश्वस्त हो गई। और ये उसका पोस्टर का जो उन्होंने बना कर दिया, उसका स्वरूप इतना आर्टिस्टिक भी, तो आजकल एक बड़े टिपिकल टाइप से वो बनते हैं, सबको बिल्कुल हटके था और बड़ा सॉफ्ट रोल, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से पत्ती की बेल बनाई हुई इसके ऊपर दिख रहा था कि किसी आर्टिस्ट का हाथ लगा है इस पे। और ये सबसे बड़ा जो मेरा आज आभार है वो उज्जैन की मिट्टी को है, इस धरती को है कि ये कालिदास की कर्मभूमि रही। जबकि ये ऐसा सोचा जाता है कि विश्व संघार जब वो कश्मीर और हिमाचल की साइड में जब थे, उन्होंने उस समय वहाँ की ऋतुओं का सौंदर्य देखते हुए लिखा, लेकिन फिर उनको जब ये इंफॉर्मेशन मिली कि जो आप लिख रहे हो इसकी वैल्यू तब होगी जब आप उज्जैन ही चले जाओगे। और ये इतना मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जो मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला। तो आज उज्जैनी नगरी में और फिर यहाँ साथ में महाकाल का आशीर्वाद भी है, तो ऐसा कह सकती हूँ कि महाकाल के आशीर्वाद से कालिदास की उज्जैनी नगरी में आज मुझे भी अपनी छोटी सी इस के साथ